तो उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए था कि मैं भाजपा में चला जाऊं, मैं सपा में चला जाऊं। कांग्रेस तो लोग कहते हैं अब ये डूब चुकी है, अब आना इसका बहुत मुश्किल है, जैसा लोग कहते हैं। राजनीति में सब चुनाव जीतना, विधायक और सांसद बनना नहीं होता। पार्टी एक विचारधारा की, सोच की पार्टी होती है। अगर अभी कोई और आपको बुलाए पार्टी, जैसे कि राघव चड्ढा बदल के उसमें बीजेपी में चले गए, आप चले जाएंगे? राहुल गांधी जो वो कहते हैं कि हम बब्बर शेर हमारे कार्यकर्ता हैं, तो उसमें से एक कार्यकर्ता मैं भी हूँ। मैं किसी लालच में और किसी पार्टी में जाने की कभी विचार नहीं कर सकता। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ रेडियो पे आकर मन की बात करते हैं। राहुल गांधी जनता के बीच मन की बात सुनते हैं। अच्छा, इतनी सारी कोशिशें आप सब लोग कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भी जगह जगह जाते हैं, मिलते हैं, प्रियंका गांधी जी भी बराबर संसद में भी बोल रही है, वैसे ये कोशिशें जो है इनका रिजल्ट फिर भी कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए, सत्ता के लिए जरूरी नहीं कि हम सत्ता के लिए सब कुछ करें। इस देश का बचना जरूरी। जब देश बचेगा तो सत्ता आएगी। भाई, जब देश ही नहीं बचेगा, हम तो देश को बचाने की लड़ाई आदमी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी लड़। वो लोग इलेक्शन बार बार जीत रहे हैं, क्या करेंगे? 27 में क्या लग रहा है कि किस तरह से लोगों का मन बदलेंगे? ये बुलडोजर प्रथा जो चल रही है, इसके रहते हुए क्या मुसलमान आपके साथ आएगा, हिंदू कभी आपके साथ आएगा या नहीं आएगा? 27 में क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की? गठबंधन में होगा इलेक्शन या अलग अलग होगा? तो इसलिए लगता है कि गठबंधन से चुनाव हो, क्योंकि चुनौती इस बात को है कि इस बार संख्या बल की बात नहीं, संख्या बल है कि जो इस देश के अंदर जो हत्यारी और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य है। तो हम चाहते हैं कि मिलकर, सारी कार्यकर्ता चाहते हैं कि मिलकर सब लोग चुनाव लड़े। लोग कहते हैं कि राजनीति में आने के लिए भी पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जाने के लिए चाहिए, पेट्रोल डालना होगा। तो जो बेरोजगार युवक है वो राजनीति में कहाँ से इतना पैसा लाएगा सब कुछ करने के लिए? आपके सामने एग्जाम्पल बैठा। सही। मेरे पास पैसा नहीं था, लोगों ने मुझे साथ दिया, सहयोग करा लोगों ने और आगे बढ़ाया। जब उन्होंने कहा कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो उन्होंने जहां पर भी जो भी सहयोग हो सका, लोगों ने सहयोग किया और आगे बढ़ाया। और निश्चित तौर पे आज उनके सहयोग के बल पे मैं यहाँ बैठा था। मैंने एक कोचिंग सेंटर का निर्माण कराया, अच्छा, तैयार हो चुका है। निश्चित तौर पे जल्दी से जल्दी मैं फ्री में कोचिंग सेंटर का वहां पर शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो किस क्लास के लिए है कोचिंग? वो सारी क्लासों के लिए मैं कोचिंग कर रहा हूँ। कोई वहाँ अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, अभी इस जमाने में भी नहीं है। इस जमाने में भी नहीं है। सिर्फ हमने अपना वहां पर एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। तत्काल किसी भी नगर पंचायत संबंधित किसी भी समस्या के लिए फोन करेंगे, किसी भी टाइम 24 घंटे हमारा टोल फ्री नंबर चालू रहता है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, आप लोगों को लगता है कि वो सही कह रही है? झूठ बात। सबका विकास, सबका साथ होता तो बहुत से लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे। कह रहे विकास कैसे होगा, सड़कें कैसे चौड़ी होंगी बुलडोजर नहीं चलेगा तो? सड़कों के नाम पर बुलडोजर नहीं चल रहा, सिर्फ जातियों के और धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाने का काम। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनों का विकास चाहती है करना चाहिए। जितने सारे मजार, इतनी सारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया गया, तो लोग कहते हैं कि धरातल पर तो कांग्रेस आती नहीं है हमारे साथ लड़ने के लिए, लोग शिकायत करते हैं। आपने देखा बनारस में अगर मंदिरों को ढालने का प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय निकल कर चल रही। अधिकारियों में और सरकार में बहस चल रही। अधिकारी एक तरफ लूटमारी का काम, अधिकारी मुझे लगता है कि पता नहीं सरकार का कंट्रोल है भी या नहीं, कि बहुत ही भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार। लोग कहते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, सड़क पर तो लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी के लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो वो बड़े एटीट्यूड में आ जाते हैं, मिलते ही नहीं है लोगों से। मैं 2012 में 40 बार आदरणीय राहुल गांधी जी से मिला। राहुल गांधी 40 बार मिले? 40 बार मिला। कोई जयंती होती है ना शहर में, तो आपकी कांग्रेस पार्टी में 4 जगह जयंती बनती, एक जगह नहीं बनती। पुराने कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, ऐसा लोग कहते हैं। 40 साल से मुझसे लोग कहते हैं कि हम 40 से 45 साल से हैं। तो मैं भी कहता हूँ कि 40 साल से तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है। अगर 40 साल से आप हैं तो आपने करा क्या है? और लोगों को मौका नहीं है, उनको बड़ा दिल करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये बात आपकी ठीक है कि 40 साल से, हम 50 साल, तुमने पार्टी के लिए करा क्या है? वाले महिला बिल की बात करते हैं कि वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमारा बिल गिरा दिया, हम तो महिलाओं के लिए काम कर रहे थे, मोदी जी आए कह रहे देखो बहनों मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, इन लोगों ने बिल गिरा दिया, मैं तो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता था। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता अशफाक सकलैनी साहब। यूँ तो शहर में सभी जानते हैं क्योंकि शहर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन कब से राजनीति शुरू की और कहाँ तक पहुंचे हैं ये सब कुछ बातें हम जानेंगे।
आपने बताया कि 17 साल की उम्र से राजनीति में कदम रखा और NSUI से शुरू करने के बाद विभिन्न पदों पर रहे, जिनकी बड़ी लंबी लिस्ट है, वो खुद ही बताएंगे। और चेयरमैन सिरौली हैं, पत्नी हैं आपकी चेयरमैन, इलेक्शन तो पति ही लड़ते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस कम उम्र में आप जानते हैं। आपका भाषण बहुत ज़्यादा गरिमामय होने के साथ साथ लोगों पर प्रभाव डालता है। तो जब हम शुरू में मिले तो हमें लगा कि अशफाक सकलैनी साहब का लोग विरोध भी करते हैं, तो इसी मन के साथ हम भी मिलने गए थे एक बार कि देखते हैं कैसे हैं अशफाक सकलैनी साहब। तो जब हम मिले और हमने उनका भाषण सुना तो हमें लगा कि विरोध जो राजनीति में है वो शायद बिना वजह भी कभी कभी होता है। जैसा कि लोग कहते हैं कि उसके पीछे कुछ भी अपना मन का रहा हो, एक अलग बात है। तो आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमने आपको स्टूडियो में बुलाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपका चैनल का और आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को आपने अपने स्टूडियो में बुलाकर जो सम्मान, जो लोगों से रूबरू अपने दर्शकों से कराने का मौका दिया, मैं दिल से आभार। बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि 17 साल की उम्र से राजनीति शुरू की, तो इतनी लंबी लिस्ट मुझे तो याद रहेगी नहीं, तो आप बताइए आपने कहाँ से शुरू करी और कहाँ तक आए हैं? सच ये है कि राजनीति वाकई एक दिल का वो था। और मैं एक छोटे से गांव, ब्लॉक रामनगर, तहसील आंवला के ग्राम केसरपुर गांव में का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं है। मेरे पिता एक साधारण किसान थे। अच्छा। और वो मुझे 12 साल की उम्र में छोड़कर इस दुनिया से चले। अच्छा। तो मेरे परिवार का मुझे बड़ी जिम्मेदारी थी। और मेरी पढ़ाई के दौरान ही मुझे, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट तक मैं पढ़ाई की वहाँ गांव में रहकर, और मुझे लगा कि जब मैं 16 वर्ष का हुआ तो मुझे लगा क्यों नहीं कि जो देश के अंदर राजनीति की जो करवट चल रही थी, देश के अंदर जो नफरत के माहौल को लेकर चर्चाएं चल रही थी, RSS और संघ को लेकर जो लोगों के बीच चर्चाएं थी, उसको लेकर मैंने 16 वर्ष की उम्र में ये महसूस किया कि मुझे राजनीति करना चाहिए। हर इंसान का एक सपना होता है, कोई अधिकारी के रूप में पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहता है, कोई नौकरी के रूप में बढ़ना चाहता है, कोई बिजनेस के रूप में बढ़ना चाहता है। तो मेरे मन में कुदरती पता नहीं क्या एक मन हुआ और मैंने 16 साल की उम्र में तय किया कि मुझे राजनीति करना। और राजनीति को लेकर मैंने जब सीखा तो 1 साल तक मैंने सारी राजनीतिक पार्टियों को पढ़ा। अच्छा। उसमें सपा का, जब उस समय सपा की भाजपा की सरकार थी, लेकिन सपा का बहुत मजबूत संगठन था उस वक्त भी, और बहुजन समाज पार्टी का भी संगठन था उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ जब मैंने देखा कि किस पार्टी को हमें राजनीति करना चाहिए, तो मैंने कांग्रेस को, क्योंकि 4थे नंबर की पार्टी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और तो मैंने देखा क्यों ना, लोग कहते थे कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है, कांग्रेस को लोग कम आंका करते थे। लेकिन जब मैंने कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इतिहास पढ़ा तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास मुझे देश आजादी की लड़ाई से लेकर इसमें बलिदानियों की पार्टी मुझे लगी। कांग्रेस पार्टी में जाति और धर्म की बात नहीं होती थी, सभी को समानता को लेकर चलने वाले थे। और कांग्रेस का इतिहास जो गरीब हो, मजलूम हो, बड़ा हो, छोटा हो, सभी को एक साथ लेकर, और गरीबों को अक्सर बड़ा मौका पार्टी ने दिया। इसको लेकर मैं प्रभावित हुआ और 2017 में मैंने NSUI को, छात्र संगठन को कांग्रेस के ज्वाइन किया। और उसके बाद छात्र संगठन में हमने जब 2017 साल की उम्र थी और 2000 में ज्वाइन किया, तो 2000 में शासन का चुनाव हुआ आंवला में, और NSUI ने कॉलेज में वो लास्ट चुनाव था छात्र संघ का। और कांग्रेस पार्टी ने, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते थे, जहां सांसद बना करते थे, और एक तरह से आंवला को गढ़ लोग मानते हैं, तो वहां हमारा एक फ्रेंड था, दोस्त था, NSUI से चुनाव लड़ा। तो मेरी 17 साल की एज थी और 2000 में छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव हमने वहां पर जीता। उससे मेरे अंदर ऊर्जा और आई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी को लेकर मैं संगठन से जुड़ा और युवक कांग्रेस में मैंने 18 साल की उम्र और 2001 में युवक कांग्रेस में, यहाँ पर हमारे युवक कांग्रेस के उस समय जिलाध्यक्ष चौधरी असलम मियां हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर मैंने जिले में सचिव के रूप में, महासचिव के रूप में उनके साथ मिलकर काम किया। लगातार संगठन में तो आपने बड़े बड़े पुराने लोगों को छोड़ के आप तो एकदम जिला अध्यक्ष पर आ गए, ये कैसे हुआ? देखिए, एकदम नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जो काम किया था, जो कांग्रेस पार्टी, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी आदरणीय किन किन पदों पर रहे? राहुल गांधी की जो सोच थी, तीसरी आंख जो काम करती राहुल गांधी की, उनने देखा, मैंने देहात में काम किया। मैंने युवक कांग्रेस के
जिला सचिव महासचिव पद के साथ साथ हाँ। जब राहुल गांधी जी हमारे नेता युवक कांग्रेस NSY के प्रभारी बने, उन्होंने कहा कि अब वो बड़े नेताओं के बेटे संगठन में एकदम मौका नहीं मिलेगा। चुनाव उन्होंने कराने की शुरुआत की, तो चुनाव हुआ संगठन का। जब संगठन का चुनाव हुआ तो पहली बार पूरे देश में जब चुनाव हुए तो युवक कांग्रेस आंवला लोकसभा के लिए मैं निर्वाचित हुआ, और मैंने उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की 17,000 मेंबरशिप करी, लोगों को जोड़ा, युवाओं को जोड़कर 17,000 वोट लेकर बनाकर मैं युवक कांग्रेस का निर्वाचित लोकसभा का अध्यक्ष बना। उसके बाद मैंने प्रदेश का चुनाव लड़ा, प्रदेश में महासचिव उपाध्यक्ष के पदों पर मैं युवक कांग्रेस में रहा। युवक कांग्रेस के साथ साथ मैंने बहुत से राज्यों में, चाहे उत्तराखंड हो, बहुत से युवक कांग्रेस ने कहीं 17-18 राज्यों में मुझे कहीं चुनाव के रूप में, प्रभारी के रूप में, कहीं ना कहीं युवक कांग्रेस में मुझे मौका दिया, और 18 राज्यों में काम करने का अवसर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी में। और ये संभव कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। एक किसान का बेटा, साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में संभव हो सकता है कि मैं इस तरीके से बैकग्राउंड में थी। उसके बाद भी राहुल गांधी की सोच थी, और जो सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े थे, जो राहुल कांग्रेस पार्टी को जाना जाता है, तो मेरे संघर्ष को उन्होंने पहचाना। संघर्ष के साथ साथ AICC का मेंबर बनाया, उसके बाद PCC का मेंबर, और उसके बाद 2019 में जब आदरणीय प्रियंका गांधी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी, तो मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक किसान का, साधारण परिवार के ताल्लुक रखने वाला बच्चा, एक बरेली जैसी जिसमें 9 विधानसभा 3 लोकसभा को टच करती हूँ, तो ऐसे जिले का मुझे महत्वपूर्ण पद देकर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मैं अपने नेताओं को दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और तमाम साथियों का, बहुत से लोगों का इसमें सहयोग रहा, बहुत से लोगों के आशीर्वाद, दुआएं रही, और मेरे संघर्ष को पहचाना और मुझे इस पद पे आसीन किया। आपने जब राजनीति में आना की शुरू किया, सोचा, तो आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, मुझे आपकी बातों से ऐसा लगा। तो उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए था कि मैं भाजपा में चला जाऊं, मैं सपा में चला जाऊं। कांग्रेस तो लोग कहते हैं अब ये डूब चुकी है, अब आना इसका बहुत मुश्किल है, जैसा लोग कहते हैं। तो ऐसे वक्त में कांग्रेस का चुनाव कुछ समझ नहीं आया। देखिए, पार्टी राजनीति में सब चुनाव जीतना, विधायक और सांसद बनना नहीं होता। पार्टी एक विचारधारा की, सोच की पार्टी। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी और सोच की पार्टी है, जिसने देश के लिए बड़ा काम किया, इस देश के लिए बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो जो भी पार्टियां सत्ता में हैं, सत्ता में रही हैं, वो पार्टियों की जो सोच है वो अलग विपरीत है। भले ही हम विपक्ष में हो, लेकिन आज हम मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सोच वाकई इस देश को बचाने की, इस देश को सींचने की सोच है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में हम लोग पूरा सियासत करना चाहिए। अगर अभी कोई और आपको बुलाए पार्टी, जैसे कि राघव चड्ढा बदल के उसमें बीजेपी में चले गए, आप चले जाएंगे? देखिए, कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, किसी पद पर आसीन रहते हैं, पद पर आसीन रहने के बाद जब उनसे वो कुर्सी जाती है तो उनको छटपटाहट होती है। और ऐसे लोग जो आज देश में सियासत हो रही है, ऐसे लोग आज सौदागर बन रहे हैं, वो सत्ता के लिए सौदाएं करते हैं। और जो लोग स्वार्थी लोग होते हैं, कुछ लोग तो डर जाते हैं, कुछ लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थ के लिए चले जाते हैं। तो ऐसी सोच मेरी नहीं। मैं संघर्षों की पार्टी को चुनकर आया हूँ। संघर्षों में मेरे नेताओं का संघर्ष है, हमारी पार्टी का संघर्ष, हमने वो कुर्बानियां देखी। और आज भी हमें किसी भी अन्य पार्टी में अगर बुलाने का अगर कोई प्रयास करेगा, तो ना हम, राहुल गांधी जो वो कहते हैं कि हम बब्बर शेर हो, बब्बर शेर हमारे कार्यकर्ता है, तो उसमें से एक कार्यकर्ता मैं भी हूँ। मैं किसी लालच में और किसी पार्टी में जाने की कभी विचार नहीं कर सकता। और मैं ये कभी सपने में नहीं बोल सकता कि कांग्रेस पार्टी ने एक गांव से उठाकर एक साधारण किसान के बच्चे को जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर और इतने इतने बड़े पदों पर बिठाया है, मैं इसको कभी भूल नहीं सकता। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा मैंने अपने आप को देखा है, और कार्यकर्ता मुझे लगता है सबसे बड़ा होता है। तो कार्यकर्ता के रूप में जीवन भर काम करूंगा, और जब कभी भी जीवन में जितना भी जीवन बचा है वो कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस में ही रहूंगा। और तिरंगा में लपेट के मेरी खुशी होगी कि तिरंगे में लपेट के ही अपने जीवन का। आप जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, किन चुनौतियों का सामना शहर में कर रहे हैं? देखिए, चुनौतियां बड़ी है, सही बात है। लक्ष्य है, आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस देश को काम कर रहे हैं, देश की जनता की आवाज कर रहे हैं, उठा किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो। आप लगातार मजनू के, आपने देखा कि दलितों की कहीं पर भी अगर कोई उत्पीड़न होता है, आप हर जगह खड़े होकर मजबूती के साथ खड़े होते हैं। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ रेडियो पे आकर मन की बात करते
राहुल गांधी जनता के बीच मन की बात सुनते हैं। ये राहुल गांधी में और देश के प्रधानमंत्री में फर्क है। तो चुनौतियां बड़ी हैं, लक्ष्य हम लोगों के लिए निर्धारित है कि हम लोग काम करेंगे और चुनौतियां जो हैं उनका हम सही तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे चुनौतियों का सामना करते हुए। और निश्चित तौर पर कांग्रेस का आने वाला कल भविष्य, और कांग्रेस पार्टी ही इस देश की सबसे अच्छी पार्टी रही है, देश में सरकार चलाने वाली पार्टी रही है, इस देश को सींचने वाली पार्टी रही है, इस देश को आगे ले जाने वाली पार्टी रही है। कांग्रेस ही इस देश को और आगे ले जा सकती है। शहर में आपके विरोधी बहुत हैं, कैसे मनाएंगे उन्हें? देखिए, मेरे मन में है, राहुल गांधी लगातार कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान लेकर तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, हम भी उस मोहब्बत के शरबत को लेकर शहर शहर घर घर जा रहे हैं। हमारे मन में किसी के प्रति कोई उल्टा नहीं, हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी का विरोध नहीं करते। जो भी हमारे नेता हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हम उनका दिल से सम्मान करते हैं। उनकी सोच है, हम तो ये चाहते हैं कि वो मार्गदर्शन करें जो हमारे सीनियर नेता हैं, और युवा नेताओं से कहते हैं हमारी कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग संघर्ष करेंगे। निश्चित तौर पर अगर हम सब एक होकर मजबूती के साथ कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो 2027 का परिणाम होगा हम लोगों के पक्ष में। अच्छा, इतनी सारी कोशिशें आप सब लोग कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भी जगह जगह जाते हैं, मिलते हैं, प्रियंका गांधी जी भी बराबर संसद में भी बोल रही हैं, वैसे ये कोशिशें जो है इनका रिजल्ट फिर भी कहीं नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा किया है। एक तरफ नफरत को बढ़ावा दिया है। जिस देश में नफरत को और धर्म को आगे लाकर राजनीतिक सियासत की जाती है, थोड़े दिन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो देश का भविष्य उससे कमजोर होता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो देश को बचाने के लिए, प्रियंका गांधी जो कर रही है वो देश को बचाने के लिए। सत्ता कैसे मिलेगी? देखिए, सत्ता के लिए जरूरी नहीं कि हम सत्ता के लिए सब कुछ करें, इस देश का बचना जरूरी। जब देश बचेगा तो सत्ता आएगी। भाई, जब देश ही नहीं बचेगा, हम तो देश को बचाने की लड़ाई आदमी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं। जब ये देश नहीं रहेगा तो सत्ता का क्या होगा? तो हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब देश बच जाएगा तो सत्ता अपने आप मिलेगी। वो लोग इलेक्शन बार बार जीत रहे हैं, क्या करेंगे फिर? देखिए, मैंने कहा कि नफरत की राजनीति कर रहे हैं, धर्म को आगे लाके राजनीति कर रहे हैं। और धर्म को जो राजनीतिक दल होता है या कोई नेता होता है, जब धर्म को लाके लेता है तो चंद दिनों के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन स्थायी नहीं हो सकता। अस्थायी तौर पे ये उनको दिखता है कि चमक धमक है, और वो कमजोर लोग हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी इसलिए कहते हैं वो कमजोर लोग हैं। कमजोर लोग निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को आगे बढ़ाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बार बार नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर इनका अंत होगा और नफरत की राजनीति को देश का युवा बदलने जा रहा है और देश का युवा बदलेगा। इनको ये पछतावा आएगा कि हम ऐसा नफरत की राजनीति कभी नहीं सोचा होगा। धर्म को आगे लाके तेजी से आया और धर्म को जो निश्चित तौर पर जब देश का युवा खड़ा हो जाएगा, देश का युवा जागृत हो जाएगा। चंद दिनों के लिए सब राजनीति है, एक दिन लेकिन स्थायी नहीं कि इस देश का युवा ही इस नफरत की राजनीति को बदलेगा। तो ये नफरत की राजनीति धीरे धीरे बदलेगी और निश्चित तौर पर ये सत्ता सिंह का अंत होगा। और निश्चित तौर पर जो इस देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी और सत्ता में। 27 में क्या लग रहा है कि किस तरह से लोगों का मन बदलेंगे? ये बुलडोजर प्रथा जो चल रही है, इसके रहते हुए क्या मुसलमान आपके साथ आएगा, हिंदू कभी आपके साथ आएगा या नहीं आएगा? 27 में क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की? देखिए, 27 में मुझे लगता है कि परिवर्तन होने जा रहा है। भारतीय निश्चित तौर पर होने जा रहा है। और उसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सियासत भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने की है वो आज उनकी पार्टी के अंदर भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में तालमेल, इन सरकारों का तालमेल कहीं ना कहीं अब जनता के बीच भी उजागर है। जो तालमेल इन लोगों के बीच में टूटा है तो निश्चित तौर पर इनके पतन की शुरुआत है। 2027 में इनकी सरकार नहीं आ रही। बुलडोजर से नुकसान वो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों का करते हैं, अल्पसंख्यकों का नुकसान नहीं। देश में बहुत से उन गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। लोकतंत्र व्यवस्था पे जो ये हथौड़ा चला रहे हैं उसको लेकर देश की जनता समझ रही है, प्रदेश की जनता समझ रही है। तो इन नफरत की राजनीति, मैंने कहा कि नफरत की राजनीति इनकी अब ज्यादा चलने वाली नहीं। इससे नुकसान हो रहा है और उन्होंने एक आदत सी बना ली। न्यायपालिकाओं पे विश्वास दुनिया को होता था, देश को होता था, प्रदेश को होता था, आम आदमी को होता था। आज न्यायपालिकाओं में हस्तक्षेप कर
इस सरकार ने कहीं कहीं न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास किया। राहुल गांधी जी हमारे नेता आदरणीय बार बार कहते हैं कि संविधान को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में, तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर कर रहे हैं। तो जनता नहीं समझ रही ना इन चीजों को, उनको कैसे समझाएंगे आप? निश्चित तौर पर समझेगी, क्योंकि उन्हें लगता था, पहले उनको झूठ बोला गया, उनके सामने परोसा गया कि हम एक समुदाय को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इससे प्रभावित किसान भी हो रहा है, हाँ। इससे प्रभावित दलित भी हो रहा है, इससे प्रभावित ओबीसी के लोग भी हो रहे हैं। तो जब वो लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि पहले झूठे सपने उनको दिखाए गए, आज जो सपना उनका है वो कुछ धरातल पे आकर इसकी स्थिति कुछ दूसरी, इसको लेकर वो लोग आज उनके अंदर कहीं ना कहीं मन में अब उनके पास एक हथियार बचा है कि सिर्फ वोट का, तो उनकी जो नफरत है, उनका जो दिल में जो दर्द है, वो मोहर लगा के 2027 में निश्चित तौर पे सरकार को उखाड़ देंगे। गठबंधन में होगा इलेक्शन या अलग अलग होगा? मुझे लगता है कि अभी तक हमारी पार्टी की तरफ से कोई वो नहीं है। वैसे तो इस गठबंधन को लेकर आला कमान को निर्णय करता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की शायद मन में मनसा है। मैं जनपद बरेली में तमाम हमारे 9 विधानसभाएं में कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ। बहुत से लोगों के मन की इच्छा है कि इस बार का चुनाव गठबंधन से चुनाव होना चाहिए, तो गठबंधन की मांग है। और मुझे लगता है कि आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी और हमारा हाई आला कमान कार्यकर्ताओं के मन की बात को समझता है, तो निश्चित तौर पे मन की बात कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेगी और मुझे लगता है कि गठबंधन से चुनाव होगा। तो इसलिए लगता है कि गठबंधन से चुनाव होगा, क्योंकि चुनौती इस बात को है कि इस बार संख्या बल की बात नहीं, संख्या बल है कि जो इस देश के अंदर जो हत्यारी और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य है। तो हम चाहते कि मिलकर, सारी कार्यकर्ता चाहते कि मिलकर सब लोग चुनाव लड़ें और निश्चित तौर पे जो एक झूठी और मक्कार सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का काम करें। आपने सिरौली में चेयरमैन का इलेक्शन जीता, वो भी उस वक्त जीता जब हवा आपके खिलाफ थी, कैसे जीता था? देखिए, मैं तो सिरौली का जनता का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि ऐसा चुनाव शायद मेरे जीवन काल का ये ऐसा चुनाव पहला चुनाव था। और सिरौली की आवाम भी बताती कि इतने मत देकर उन्होंने मुझे चुनाव को जिताया, उसे भूल नहीं सकता, उनका बड़ा एहसान है। और उन्होंने राजनीति के रास्ते मेरे लिए खोले, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की आज प्रदेश के अंदर इस सरकार के खिलाफ माहौल है, ऐसी माहौल वहां पर जो तानाशाही, हिटलरशाही, जो अपने आप को जिम्मेदार, जो लोगों की जनता की आवाज को नहीं सुन सकते, ऐसे लोग जो हिटलरशाही, तानाशाही थे, उनको हटाना चाहते थे। और निश्चित तौर पर उन्होंने मुझे साधारण और सिंपल, उनको लगता था कि हमारा जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो कि ऐसा हो जिससे कि मैं आम आदमी बैठकर बात कर सके, हमसे गले मिल सके, ऐसे लोगों ने मुझ में देखा और उन्होंने मुझे बड़ा। आपने क्या क्या किया इलेक्शन के दौरान, कैसे कैसे इलेक्शन लड़ा? देखिए, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता था। हाँ। सुबह निकलता था, शाम तक रहता था। अच्छा। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। लोगों ने प्यार दिया, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना, और आज भी मेरा रूटीन है। अच्छा। मैं सुबह अपने घर से उठता हूँ और 6 बजे फजर की नमाज पढ़ने के बाद सुबह अपने ऑफिस बैठ जाता हूँ। अच्छा। और 10 बजे तक जो भी कस्बे के क्षेत्र के लोग आते हैं उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, उनके दर्द को समझता हूँ और जो भी संभव हो सकता है उनकी मदद करने का प्रयास। पूरे 24 घंटे राजनीति करते हैं? लगभग कोशिश रहती है कि रात का 11-12 तो बज ही जाते हैं। मेरा रूटीन है कि मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद उठकर जनता की समस्याएं 10 बजे तक सुनता हूँ। 10 से 12 के बीच ऑफिस के जो भी 10 हमारे कार्य होते हैं ऑफिशियल, उनको हम निपटाने का प्रयास करते हैं। और दोपहर के बाद जिले की राजनीति करता हूँ और शाम में अक्सर शादी का फंक्शन जैसे प्रोग्राम होते हैं, जाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि राजनीति बहुत ही एक टफ काम है जिसको रात दिन करना ही करना है, इसके अलावा भी कुछ और किया जा सकता था? लेकिन देखिए, चुनौतियां होती हैं, इस देश को बदलना है। अगर अच्छे लोग और सही लोग राजनीति में आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत से लोगों की, युवाओं की सोच बदल रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, युवाओं को सोच बदलनी चाहिए, युवाओं को आना भी चाहिए, आना चाहिए राजनीति में। और सोच ये बदलना चाहिए कि आप ये मत सोचिए कि हमें 10 और 15 हजार की नौकरी, 20 हजार की नौकरी मिल जाए, हमारा एक घर हो जाए, हम घर पे अपने सुकून से ना, शादी हो, बच्चे हो। इस देश में अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो खराब लोगों की एंट्री होगी। जब खराब लोगों की एंट्री होगी तो जो देश की जनता है उसके साथ ये बेईमानी हो। हम चाहते हैं कि युवा, पढ़े लिखे, नौजवान, ईमानदार लोग आगे आए राजनीति में। और राजनीति के संघर्ष, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर यही बात अगर हमारे पूर्वजों ने अगर सोची होती, देश आजादी की लड़ाई, क्या ये सरकार अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर हो सकती है? हमारे लोग, हमारे नौजवान, आप देखिए, फांसी के फंदे पर झूल गए।
उन्होंने इस देश के बचाने के लिए तो सब कुछ किया। अगर वो भी ये विचार कर लेते कि भाई हमें नहीं करना है, हमें घर से नहीं निकलना है, राजनीति गलत चीज है, ऐसे हम लोग अगर आंदोलन नहीं करेंगे ये खराब चीज है, तो क्या देश में आज हम ये खुली में सांस ले सकते थे? हम जो बात कर रहे हैं कि बात कर सकते थे? देश में जो खुला माहौल है, हम देश आजाद देश में हम रह रहे हैं, क्या हम रह सकते, कल्पना कर सकते थे? उन लोगों ने जब सारी चीजें करी तो हम लोगों को भी आगे आना चाहिए, और राजनीति में जब अच्छे लोग आएंगे तब बुरे लोगों का अंत होगा और जनता को उसका अधिकार मिल सके। लोग कहते हैं कि राजनीति में आने के लिए भी पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जाने के लिए चाहिए, पेट्रोल डालना होगा। तो जो बेरोजगार युवक है वो राजनीति में कहाँ से इतना पैसा लाएगा सब कुछ करने के लिए? दो तरह की पॉलिटिक्स है। एक संघर्ष से निकली पॉलिटिक्स होती है जिसमें पैसे की आवश्यकता नहीं होती, और जब आप खड़े हो जाते हैं लोग आपका सहयोग करने लगते हैं। मैं उसके सामने आपके सामने एग्जाम्पल बैठा, मेरे पास पैसा नहीं था, लोगों ने मुझे साथ दिया, सहयोग करा लोगों ने और आगे बढ़ाया। जब उन्होंने कहा कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो उन्होंने जहां पर भी जो भी सहयोग हो सका लोगों ने सहयोग किया और आगे बढ़ाया, और निश्चित तौर पे आज उनके सहयोग के बल पे मैं यहाँ बैठा हूँ। एक राजनीति वो है जो शॉर्टकट की राजनीति नहीं, जो पैसे के बल पर लोग सियासत करना चाहते हैं। देश में देश की जनता उस पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करती, संघर्ष को पसंद करती। उसका रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट आता है। और बहुत से लोग, आपकी जनपद बरेली में बहुत से ऐसे सांसद बने हैं, विधायक बने, जिनका इतिहास आप देखेंगे तो बहुत बैकग्राउंड कोई पैसे वाले नहीं, लेकिन उन्होंने संघर्ष के बल पर कुछ लोग सांसद बने, मंत्री बने, विधायक बने। तो ये संघर्ष का सेक्टर है, ये इसमें आप ईमानदारी के साथ संघर्ष करिए, जनता के आवाज को उठाइए। पैसे की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, तो पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन मेरी नजर में सब कुछ नहीं हो सकता। संघर्ष मेरे लिए मायने रखता है और समय आपका मायने रखता है। जनता के बीच खड़े होंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित तौर पे आपके साथ जनता। सिरौली में आपने फिर क्या क्या काम किए जब आप चेयरमैनशिप में? देखिए, सिरौली में बड़े प्रोजेक्ट की मेरा एक वायदा था कि मैं वहां पर एक शादी हाल का निर्माण कराना, तो शादी हाल का निर्माण वहां चल रहा है। अच्छा। मेरा सपना था कि वे एक सारे जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, चाहे बरेली में आती है मेरी नगर पंचायत, तो उसका भी दूरी 60 किलोमीटर है। वहां से रामपुर हो, मुरादाबाद हो, जो भी हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट वाले, वो 60-70 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। कितनी जनसंख्या वाला एरिया है? मेरे यहाँ 50,000 की जनसंख्या है और 21,000 मतदाता है। अच्छा। उसके बाद वहां पर कोई एजुकेशन को लेकर बड़ा काम नहीं, मैंने कोचिंग सेंटर का निर्माण कराया। अच्छा। तैयार हो चुका है, निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी मैं फ्री में कोचिंग सेंटर का वहां पर शुरुआत करने जा रहा हूं। तो वहां के नौजवान जो प्रतिभाशाली बच्चे, नौजवान किस क्लास के लिए है कोचिंग? वो सारी क्लासों के लिए मैं कोचिंग कर रहा हूँ। कोई अगर पीसी अधिकारी बनेगा, कोई नौकरी में जाएगा, तो अच्छी एजुकेशन उनको वहाँ निःशुल्क मिलने जा रही है। अच्छा। लड़कियों के लिए भी है, छात्र छात्राओं दोनों के लिए व्यवस्था की गई। मैंने वहां पर लाइब्रेरी का निर्माण किया है। अच्छा। क्योंकि कोई लाइब्रेरी नहीं थी, क्योंकि लड़के ज्यादातर अधिकतर देखता हूँ कि मोबाइल में जाते हैं। मोबाइल अच्छा साधन है लेकिन बहुत कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि किताबों से हम इतिहास पढ़ने से कहीं दूर भाग। मैं चाहता हूँ, मैंने इसके लिए नौजवानों को ये सारी चीजें करने के लिए वहां पर लाइब्रेरी का निर्माण, उसका भी हम जल्दी निर्माण हो चुका है, उसकी भी शुरुआत बहुत जल्द से जल्द होने जा रही है। अस्पताल को लेकर सबसे बड़ी समस्या थी और बड़ा मुद्दा था। जनता ने मुझ पे आशा की थी कि वहाँ अस्पताल के लिए हम बड़ा काम करें, तो मैंने बड़ा संघर्ष किया है और निश्चित तौर पे वो लखनऊ से अभी हमने जो फाइलें वगैरह सारी भेजी थी, तो अस्पताल के लिए 5 सरकारी अस्पताल। अच्छा। कोई वहाँ अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं है। अभी इस जमाने में भी नहीं है अस्पताल? इस जमाने में भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा। इससे पहले कौन थे चेयरमैन? इनसे पहले समाजवादी पार्टी के चेयरमैन रहे। इससे पहले सिर्फ 2 परिवारों का वहाँ दबदबा रहा है। तो कुछ काम नहीं किया उन्होंने अस्पताल? शायद मुझे अगर काम किया होता तो जनता शायद जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए भी 5 लाख रुपया भी 15वें वित्त से शायद स्वीकृत हुआ है। और अच्छा। मेरा बड़ा जो मेरा एक निर्धारित कार्यक्रम रहेगा, तो मैं चाहूंगा अपने जीवन का बड़ा हो कि मैं उस अस्पताल में जरूर परिवर्तन लेके आऊँ। तो परिवर्तन के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी रोड काफी पड़ रहे हैं। आदर्श नगर पंचायत मेरी चयनित हुई है, आदर्श में हम लोग अभी चयनित हुए हैं 2026-27 के उसमें। तो उसके लिए भी हमारे पास विकास का पैसा रहा है। सड़कें लगातार। प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा आता है इसमें चेयरमैनशिप? आदर्श के लिए 4 करोड़, लेकिन जो हमारा फंड है निश्चित तौर पे काफी फंड है और हम निश्चित तौर पे अच्छा विकास वहाँ करा पा रहे हैं। राज्य वित्त से, 15 वित्त से, और बाकी अन्य योजनाओं से भी हमारे पास पैसा है। तो लगता है कि सिरौली का विकास अच्छा हो रहा है और सारी सड़कें। सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यहाँ की नगर पंचायत के सारे प्रशासन के सारे लोगों को कि मेरा जब चयन हुआ तो जो स्वच्छता के आधार पर मेरी 100 पूरे देश के अंदर 100 में मेरी नगर पंचायत का चयनित हुआ। अच्छा। और 1 करोड़ रुपए देकर पुरस्कृत किया है हमारी नगर पंचायत केंद्र सरकार में।
तो मैं अपने तमाम जो नगर पंचायत में हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 100 के आंकड़े में पूरे देश में हजारों नगर पंचायतों में मेरी नगर पंचायत का चयन कराया, सबका सहयोग करा। तो इसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पर हमारा लक्ष्य है कि ईमानदारी से हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी हम अच्छे लोगों को लाभ मिल रहा है, जो लोग वंचित हैं, जिन लोगों के मकान बनना चाहिए थे वो कर रहे हैं। और हमारी मांग है कोई भ्रष्टाचार मुक्त हमने नगर पंचायत को बनाया है। बार बार मना करते हैं कि किसी को भी 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपना वहां पर एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। प्रत्येक घर पे मैंने स्टिकर भेजा है, उस पर नंबर लिखा है, चेयरमैन का, दफ्तर का और सारे लोगों का टोल फ्री नंबर है। आप तत्काल किसी भी नगर पंचायत संबंधित किसी भी समस्या के लिए फोन करेंगे किसी भी टाइम, 24 घंटे हमारा टोल फ्री नंबर चालू रहता है। निश्चित तौर पर उनको 2 घंटे के अंदर रिलीफ मिलता है। जो भी हमारे लिए काम करने का होता है हम निश्चित तौर पर कराते हैं। तो नगर पंचायत आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर हम लोग विकास कर रहे हैं। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, आप लोगों को लगता है कि वो सही कह रही है? झूठ बात है उनकी सरासर, क्योंकि वो जुमलेबाजी पार्टी, कभी भी सच नहीं बोल सकते। सबका विकास सबका साथ होता तो बहुत से लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे थे, न्यायपालिकाओं में सुनवाई नहीं हो रही। कह रहे विकास कैसे होगा, सड़कें कैसे चौड़ी होंगी बुलडोजर नहीं चलेगा तो? सड़कों के नाम पर बुलडोजर नहीं चल रहा, सिर्फ जातियों के और धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आप देखते हैं धार्मिक स्थलों को किस तरीके से निशाना बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी चीजें देश की जनता समझ रही है। सबका साथ सबका विकास नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनों का विकास चाहती है। भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है। पहले देश के प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी जी, तो कहते थे कि जब देश का रुपया गिरता है, कीमत गिरती है, तो देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। जब तो बहुत कम, मनमोहन सिंह की सरकार में बहुत था, 70 साल में इतना रुपए की गिरावट नहीं आई। आपने तो 15 साल में इतनी बड़ी गिरावट ला दी, आज 94 के पार रुपया हो रहा है। हमारी कीमत कहाँ जा रही है? तो आज मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं घटता। इन सारी चीजों का विचार भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। जितने सारे मजार, इतनी सारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया गया, तो लोग कहते हैं कि धरातल पर तो कांग्रेस आती नहीं है हमारे साथ लड़ने के लिए, लोग शिकायत करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ईमानदारी के साथ सबके साथ खड़ी है। किसी के किसी मंदिर पर भी अगर चल रहा हो, आपने देखा बनारस में अगर मंदिरों को ढालने का प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय निकल कर आए, कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई कर। कहीं पर अगर मजार की बात होती है तब भी कांग्रेस पार्टी बोलती है। ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी बोलें, लेकिन हम कानून के दायरे में रख के, संविधान को आगे रख के निश्चित तौर पर लोकतंत्र को बचाने की सियासत करते हैं। तो ये आरोप निराधार उनका गलत है, क्योंकि ये लोग वही लोग कहते हैं जो सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। अगर सेकुलरिज्म की राजनीति करें, विकास की राजनीति करें, तो ये सारी चीजें उनके पास सवाल ही नहीं बनता। तो ये लोग जो है सिर्फ धर्म को आगे लेकर सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इनका हित न हिंदू धर्म से है न मुस्लिम धर्म से, इनका हित सिर्फ सत्ता के लिए। हम सत्ता हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे कितने निचले स्तर पर जा सकते हैं, सिर्फ वो ही कर सकते हैं। बाकी इनका ये नहीं है कि देश में विकास होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और सबको ईमानदारी के साथ उनका हक मिलना चाहिए। सबका साथ और सबका विकास की बात झूठ है। अगर निश्चित तौर पे ये करना चाहते हैं तो हम इनका स्वागत करेंगे, लेकिन किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी इंसान को परेशानी। एक और इनकी बड़ी चीज चल रही, अधिकारियों में और सरकार में बहस चल रही है। अधिकारी एक तरफ लूटमारी का काम कर, अधिकारी मुझे लगता है कि पता नहीं सरकार का कंट्रोल है भी या नहीं। अधिकारी अपने तरीके से काम करते हैं, सरकार अपने तरीके से, उनकी मंशा कुछ और है, उनकी तो सारी लूटमारी का खेल चल रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार, जब कहते थे कि बहुत ही भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है। समझ नहीं आ रहा मोदी सरकार। लोग कहते हैं कि कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, सड़क पर तो लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी के लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो वो बड़े एटीट्यूड में आ जाते हैं, मिलते ही नहीं है लोगों से। ये मैं कहता हूँ कि विरोधी लोगों की चाल है। विपक्ष के लोग सिर्फ यही भ्रम फैलाते हैं। उनको कहते हैं कि आपने देखा उन पर कितना खर्च किया कि उनका नाम बदलने के प्रयास किया। राहुल गांधी जी जमीनी नेता हैं और आम कार्यकर्ता से मिलते हैं, जरूरत के अनुसार मिलते हैं। हो सकता है कि उन नेताओं से नहीं मिल पाते हो जो स्वार्थी,
लेकिन कार्यकर्ताओं से जरूर मिलते हैं। मैं 2012 में 40 बार आदरणीय राहुल गांधी जी से मिला। राहुल गांधी 40 बार मिले? 40 बार मिला 2012। राहुल गांधी जी 2012 में नगर पंचायत सिरौली, जहाँ से मेरा निवास है, वहां पर आदरणीय राहुल गांधी जी स्वयं है और अक्सर राहुल गांधी जी मिलते हैं। मैं युवक कांग्रेस में रहता, लगातार राहुल गांधी जी को मैं देखता था, सुनता था और बहुत से कार्यक्रमों में साथ रहते थे। एक विश्व युवा केंद्र में कार्यक्रम हुआ जिसमें राहुल गांधी जी आदरणीय हमारे नेता 3 दिन तक लगातार, जिसमें 72 लड़कों को माइनॉरिटी इलेक्टेड ऑफिस बैरियर्स को बुलाया था। अच्छा। तो उसमें 3 दिन हम लोगों की ट्रेनिंग थी और तीनों दिन आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी साथ रहे। तो ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी लोगों से मिलते हैं, गलत बात कहते हैं कि लोग नहीं मिल पाते, और राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी लगातार मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि आपने सड़कों पे आकर संघर्ष किया, और जो आज उत्तर प्रदेश में बड़ा संगठन आपको बदलाव को दिखता है, युवाओं को जो मौका मिला, उसमें बड़ा योगदान आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी का। हमारी नेता ने बहुत से लीडरशिप को आगे प्रमोट कर आगे बढ़ाया, और जो संगठन प्रियंका गांधी आदरणीय राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी जी ने तैयार किया था उत्तर प्रदेश में, आज वो किसी न किसी पद पर हैं। जो भी संगठन में थे, चाहे मैं हूं तो मुझे कहीं ना कहीं चेयरमैन बनने का मौका मिला अध्यक्ष के साथ। बहुत से मेरे साथी हैं ब्लॉक प्रमुख बने, बहुत से मेरे साथी हैं कि पार्षद बने, बहुत से मेरे साथी हैं संगठन में जो जिला पंचायत के सदस्य बने। तो कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी जी की सोच थी यूथ को आगे बढ़ाने की, युवाओं को आगे बढ़ाने की, सही संगठन के लोगों को लाने की, तो निश्चित तौर पर मैं उत्तर प्रदेश में देखता हूँ तो अधिकतर लोग किसी न किसी पद पर जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। तो ये सोच प्रियंका गांधी राहुल गांधी की, और वो मिलते हैं। कोई एक मुलाकात याद है उन लोगों के साथ जो अच्छी लगी हो आपको? उन्होंने कई बार मुझे बहुत प्यार करा, और जब मैं चुनाव जीत के गया, अच्छा, तो प्रियंका गांधी जी के पास भी बहुत सी शिकायतें गई थी जब मैं अध्यक्ष बना था। तो प्रियंका गांधी जी ने मुझसे कहा था कि हमें लगता था कि इशफाक एक दिन आगे चलकर कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम करेगा, और आज मुझे खुशी है कि आप चेयरमैन, आपकी पत्नी बनी, आप चुनाव जिता के लाए हो। तो हमारा जो सपना था उसको आपने मजबूत किया है, उसको साकार करने का प्रयास किया, मुझे यादगार है। और दूसरी याद है कि जब एक आपने देखा हो किसान की मौत हो गई थी, यहाँ पर रामपुर के किसान की मौत हुई थी दिल्ली में आंदोलन में, किसान आंदोलन में, तो प्रियंका गांधी जी गुड़गांव से चलकर रामपुर तक आई और रामपुर से चलकर गुड़गांव चली गई। उन्होंने शायद किसी भी कार्यकर्ताओं से ज्यादा उनकी मुलाकात नहीं, स्वागत हायल हुआ। जब मैं रामपुर के बॉर्डर पर टोल प्लाजा पर खड़ा था, मैं बरेली से बहुत से कांग्रेस के पदाधिकारी, साथी, कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, मैं भी उपस्थित था। तो गाड़ी काफी आगे निकल गई। जब उन्होंने मुझे खड़े देखा तो वो सीधी उन्होंने गाड़ी रोकी। काफी 100-200 मीटर के बाद वो गाड़ी रुकी, तेज रफ्तार से काफिला था। उन्होंने रोक कर मुझे हाथ दिया और मुझे इशारे से बुलाया कि इशफाक क्या हाल है, अच्छा, बरेली में कैसे हैं। और रामपुर की मीडिया ने उसको छापा था कि गुड़गांव से लेकर रामपुर तक और रामपुर से गुड़गांव चलेगी। किसी भी जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता से ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन बरेली के जिलाध्यक्ष को प्रियंका गांधी ने बुलाकर, ये सब चीजें हौसला देती हैं आप, तो मजबूत हौसला दिया। हाँ। उससे यादगार, हमेशा यादगार उन्होंने हौसला दिया। अपने नेता प्रियंका गांधी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने प्यार, जो स्नेह मुझे दिया और उन पर विश्वास जताया, उनका हमेशा विश्वास कायम। लोग शिकायत करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में, शहर में गुटबाजी बहुत है? देखिए, कुछ लोग गुटबाजी नहीं, कुछ लोग स्वार्थी लोग हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस पद पर, किसी न किसी पद पर आसीन रहना चाहते हैं। वो ये नहीं मानते कि वो कांग्रेस पार्टी उनके लिए कोई मायने रखती है। कोई जयंती होती है ना शहर में, तो आपकी कांग्रेस पार्टी में 4 जगह जयंती बनती, एक जगह नहीं बनती। ये एक अनुशासन की कमी है। जो लोग ये सारा कृत्य, ये चीजें नुकसान पहुंचाती है ना, नुकसान मैं मानता हूं, लेकिन कुछ उन लोगों को कांग्रेस के इतिहास के बारे में, उन्होंने कांग्रेस का संविधान नहीं पढ़ा, चाहे वो सीनियर नेता हो। कुछ मैं निसंकोच कहता हूं उनको कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा से चलो तो कांग्रेस की विचारधारा को लेकर सबको समायोजित कर उनको साथ चलना चाहिए। जिला संगठन हो या महानगर संगठन, एक संगठन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है। पार्टी नेतृत्व ने जिसको भी जिम्मेदारी दी है, तो उन जिम्मेदारियों के साथ साथ उन सब लोगों को एकजुट होकर होना चाहिए। जो लोग दुकान चलाने का प्रयास करते हैं वो सिर्फ अपनी छटपटाहट को दिखाते हैं और कांग्रेस के हितैषी नहीं हो सकते। पुराने कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर मुझसे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हम 40-50 साल से कांग्रेस। मैं उनसे सवाल देता हूँ कि अच्छी बात है, सम्मान है, लेकिन पार्टी को आगे बढ़ाओ।
अगर पार्टी को आपने आगे बढ़ाया हो तो निश्चित तौर पर आगे निकले। तो हम 40 साल से सत्ता में नहीं, तो सत्ता से दूर नहीं होते। हम चाहते हैं कि ये बात आपकी ठीक है कि 40 साल से, हम 50 साल, तुमने पार्टी के लिए करा क्या है? 40 साल से हो तो कुछ तो करके देते। 40 साल से मुझसे लोग कहते हैं कि हम 40 से 45 साल से हैं, तो मैं भी कहता हूँ कि 40 साल से तो कांग्रेस सत्ता में नहीं। अगर 40 साल से आपने, तो आपने करा क्या है? और लोगों को मौका नहीं, और उनको बड़ा दिल करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनका दिल से सम्मान करती है कि ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस का झंडा लेके चलते हैं। मैं उनका दिल से जिलाध्यक्ष के नाते सम्मान करता हूँ कि आप 40 साल से हो, 40 साल से आपने कांग्रेस का झंडा लगाया, लेकिन नकारात्मक बातें छोड़कर कांग्रेस की विचारधारा के साथ, कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हो। बहुत से लोग हम जानते हैं कि चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन चुनाव लड़ाने का कार्य कर सकते हैं। संगठन का मतलब होता है कोई फाइनेंस की मदद करता है, कोई पब्लिक उसकी मदद करता है। भाई कुछ लोग जनता लेकर आते हैं, कुछ लोग अच्छी रणनीति बना सकते हैं, कुछ अच्छा पोस्टर बना सकते हैं, सही बात, कोई अच्छा अपना भाषण दे सकता है, कोई लोगों से, कार्यकर्ताओं से अच्छा ट्रेनिंग देकर उनसे वक्तव्य कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ऐसे लोग अगर सब इकट्ठा हो जाए तो निश्चित तौर पे हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं पार्टी में कमी है इन सब चीजों की कांग्रेस में। देखिए, कमी नहीं, मैं कहूंगा कि उन लोगों को शायद कुछ 40 साल से हमारा सम्मान है, अब उनको सम्मान शायद लगता है कि हमें सम्मान मिलना चाहिए। और कोई लोग ये सोचते हैं कि सम्मान कैसे मिलेगा, मंच पे बैठाया जाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिलाध्यक्ष पद लेना ही हमारा सम्मान है। मैं तो अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता मानता हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्य किया है, जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया। मैं सभी बड़ों का सम्मान करता हूँ। जब मैं जिलाध्यक्ष 2019 में बना, तुम एक पर कोई ऐसा कांग्रेस का नेता, पदाधिकारी नहीं था जिनके घर, जैसे सीनियर नेता हो चाहे जूनियर नेता हो, मैं सभी के घर जाकर मिठाई का डिब्बा ले जाकर उनसे संगठन में सहयोग के लिए, मदद के लिए, उनके सबके घर गए थे, सबके घर, फिर भी नाराज है। लेकिन उसके बाद भी उनको लगता है कि पता नहीं। तो मैं तो चाहता हूँ कि संगठन में कोई जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य करें, अपने आप को जिलाध्यक्ष महसूस करें। और मैं 2027 का चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर पे फिर मैं सबके घर जा रहा हूँ, और मेरा प्रयास है कि सब लोग एकत्र होकर, हम जब सत्ता में होंगे, सरकार बना लेंगे, तब लड़ाई लड़े। लेकिन अभी हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है कि हमें सत्ता में आना है। इस देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, झूठी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा एक ही लक्ष्य। अगर हम सच्चे कांग्रेसी हैं तो निश्चित तौर पर हमें एक साथ होकर काम करना चाहिए। विधानसभा लड़ने का इरादा है इस बार? पार्टी हाईकमान में तो हमेशा पार्टी नेतृत्व का आभारी रहा हूँ। जो भी पार्टी नेतृत्व का निर्देश होगा, जो पार्टी के लीडरशिप मेरी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी, हमारी टिकट तो मांगना पड़ेगा, वो कहेंगे। मुझे तो, मैं जब जिलाध्यक्ष बना तो मैं सपने में भी नहीं विचार कर सकता, मैंने दावेदारी नहीं की थी कि मैं जिलाध्यक्ष बनूं। मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अचानक मुझे जिलाध्यक्ष बन जाओ। अगर उनका वो होगा, क्योंकि तीसरी आंख भी काम करती है। कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे है वो भी होता है, लीडरशिप है, उसको आकलन करती है। निश्चित तौर पर जो पार्टी का निर्देश होगा मैं वही करेंगे। लास्ट सवाल एक और, महिला बिल की बात करते हैं कि वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमारा बिल गिरा दिया, हम तो महिलाओं के लिए काम कर रहे थे। मोदी जी आए, कह रहे देखो बहनों, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, इन लोगों ने बिल गिरा दिया, मैं तो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता था। क्या ये सही बोल रहे हैं मोदी जी जो बोल के गए हैं? झूठ की सियासत भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं आपकी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो आने वाले कल के भविष्य का सपना दिखाने का प्रयास करते हैं। जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने सहयोग किया, सारे विपक्षी दलों ने सहयोग किया, और 500 हमारी इस समय 43 सीटें हैं, तो 543 सीटों में आरक्षण क्यों नहीं करें जब 2023 में हमने पारित किया। और ये महिला आरक्षण बिल था ही नहीं, ये परसीमन बिल था ना। ये देश की जनता को गुमराह कर, बात एक मतलब कॉमन सी बात है, लोगों की समझ में आ रही होगी ना। ये गुमराह करने का प्रयास करते हैं भाई, ऐसा गुमराह करने के, लेकिन जनता समझ रही। महिलाओं के साथ अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, इसके पीछे इनका मकसद क्या था? क्या 800 सीटें बढ़ाते, उसमें फिर क्या क्या करते? ये झूठ की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सब सोच ही नहीं थी। ये तो कांग्रेस का सपना था। कांग्रेस सपना करना चाहती थी और कांग्रेस ने करके दिखाया। आपको याद होगा, पंचायती राज का गठन हुआ। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस देश में पंचायती राज का गठन कर पंचायती राज व्यवस्था लाए,
और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया। मेरी पत्नी भी उसी आरक्षण के तहत आज सरौली की नगर पंचायत की चेयरमैन। बहुत सी महिलाएं जिला पंचायत की अध्यक्ष, प्रधान बनती है, बीडीसी की सदस्य बनती है। तो महिलाओं को सम्मान तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस का सपना था कि पार्लियामेंट और असेंबली में भी 33% महिलाएं नेतृत्व करें और आरक्षण के आधार पर चुनकर आए। उनकी आधी आबादी और पूरे अधिकार के साथ कांग्रेस पार्टी काम करती है, उसके सपने को साकार करना चाहती है। इसीलिए सर्वसम्मति से बड़े बहुमत के बल उस पर 2023 में बिल पारित हुआ। हमारी सोनिया गांधी जी हमारी जो अध्यक्षा रही हैं, उनका सपना था कि महिला आरक्षण बिल हो। उनका बार बार कहती है आना चाहिए। लेकिन उनकी मनसा में खोट है, इनके मन में चोर है। जब कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज व्यवस्था करी तो उनको आरक्षण दिया। आप जब 2023 में पारित उसको लागू क्यों नहीं करना चाहते? हम कभी मना नहीं कर रहे, पहले तो आरक्षण लागू करी। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो पहले जितना अधिकार बनता है 543 सीटों पे, पहले उन महिलाओं को तो अधिकार दीजिए आप, उसके बाद आप लेकर आइए। हम आपके कांग्रेस पार्टी उनके सहयोग के साथ महिला आरक्षण बिल पर मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन हमारी पहली मांग है कि आप उसको लागू करिए। महिला बिल आरक्षण लागू हो गया है और जनता, देश की महिलाओं से उनको भारत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और इसलिए मांगनी चाहिए, वो गुमराह कर रहा है। जब परसिमन बिल लेकर आए तो महिला आरक्षण बिल क्यों उसको दर्शा रहा है, महिला आरक्षण बिल जनता के बीच में झूठ क्यों बोल रहा है, इसको लेकर उन्हें देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। और नहीं तो 2029 के चुनाव में और 2027 के चुनाव में महिलाएं उनसे बदला लेंगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोग लगातार अब जनता के बीच जा रहे हैं, महिलाओं में चौपाल करने जा रहा है और बताएंगे कि 2023 में ये बिल पारित हो गया है, इसकी मंशा खराब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, इसलिए आपको गुमराह कर रहे हैं। और उस बिल की, और जो उन्होंने बिल पेश किया उसकी कॉपियां निकलवा के, पंपलेट बनवा के हम आम आदमी के पास लेकर जाएंगे। तो मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी 27? मुझे लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पदयात्रा की और मोहब्बत की दुकान लेकर चले, वो मोहब्बत का शरबत 2027 में उत्तर प्रदेश में असर आएगा और निश्चित तौर पर हम सरकार बनाने। जो नवयुवक आना चाहते हैं राजनीति में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आ जाए या चले जाए? मैं युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि इन्होंने यूनिवर्सिटियों में आक्रमण किया है, क्योंकि छात्र इस देश की हवा को बदलने का प्रयास करते हैं। देश के युवाओं की आवाज को रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। छात्र संघ के चुनाव बंद कराए, छात्रों की जो लीडरशिप थी उसको दबाने का प्रयास किया है। और अब छात्र समझ रहे हैं, आपने भी गाना सुना होगा, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा। तो ये युवाओं की आवाज है। तो इन सारी चीजों को लेकर युवा जागरूक है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि देश आपके बिना संभव नहीं कि देश युवाओं के बिना आगे बढ़ सके। तो मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, युवाओं से साथ मांगना चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी युवाओं को हमेशा आगे लेकर काम करना चाहते हैं। आप युवाओं से अपील है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़िए और इस देश को बचाने के लिए काम करिए। जब देश बचेगा तो सब कुछ संभव होगा और देश में इस नफरत की राजनीति को देश का युवा बदलेगा, निश्चित तौर पर बदलेगा। तो मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि देश की इस नफरत की राजनीति को बदलने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। तो किस तरह से राजनीति में आगे आया जाता है, अगर किसी को देखना है तो अशफाक सकलैनी साहब को देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सब पे आने के लिए और इतना वक्त देने के लिए।